ये वही सब होती है जहाँ पे हमारा लास्ट पार्ट एंड हुआ था, जहाँ पे हमने देखा था कि यू हाउ ने यहाँ पे वो जो फायर फिनिक्स डाउन थी उसके गेटअप में खुद को ट्रांसफॉर्म करके फिर बड़ा कंफ्यूजन यहाँ पे क्रिएट कर दिया था कि आखिर इन दोनों में से असली कौन है। और अब यहाँ पे हम उसे फायर फिनिक्स डाउन को देखते हैं जो कि अपने सोल राइडिंग टूल को एक्टिवेट करते हुए कहती है कि क्या तुम लोगों का दिमाग खराब है, तुम्हें दिखाई नहीं देता कि नकली कौन है और असली कौन है। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि उसका ऑर्डर पाते ही सभी लोग उस दूसरे वाली जो फायर फिनिक्स डाउन थी यानी कि अपने यू हाउ के पीछे पड़ जाती है, साथ ही वो खुद भी यू हाउ पे अटैक करती है। वहीं दूसरी तरफ इनकी जो लीडर होती है यू हाउ उसका चेहरा देखने की कोशिश करता है लेकिन वो पूरी तरीके से अपने फेस को कवर किए हुई थी, इसी के चलते यू हाउ उसका चेहरा नहीं देख पाता। लेकिन पीछे से वो जो फायर फिनिक्स डाउन थी वो यू हाउ पे अटैक करने की कोशिश करती है, लेकिन तभी वो जो स्वॉर्ड अटैक यू हाउ पे यूज करती है उसके इम्पैक्ट की वजह से यू हाउ काफी दूर खिसका चला जाता है। और जब वो दोबारा अटैक करने जाती है तो यहाँ पे मिस बिंग बिंग बाहर आते साथ ही खुद को आगे करके यू हाउ को प्रोटेक्ट करती है। वो न सिर्फ उसके स्वॉर्ड अटैक को काउंटर करती है बल्कि यहाँ पे उस पर काउंटर अटैक करते हुए कहती है कि एक बात अच्छे से जान लो कि तुम इस वक्त किस जगह पे खड़ी हो, एक्सट्रीम नॉर्थ वैली में तुम्हारा ये फायर अटैक काम नहीं करने वाला। ये कहते साथ ही वो हवा में बहुत से आइस क्रिस्टल्स को बना के उस पर अटैक करने की कोशिश करती है। अब टियान मिंग जो कि यहाँ पर आता है और आते साथ ही जो बिंग मिंग है उसे चेयर करना शुरू कर देता है कि तभी यहाँ पर वो जो फायर फिनिक्स डाउन थी वो यहाँ पे अपनी स्वॉर्ड को और ज्यादा एक्सपेंड करते हुए सबसे पहले उन आइस क्रिस्टल को डिस्ट्रॉय करती है और फिर पलटवार करती है। लेकिन तब तक टियान मिंग जो था वो यहाँ से 9-11 हो चुका था। अब यहाँ इस मौके का फायदा उठाकर आइस एम्प्रेस निकालती है अपनी स्वॉर्ड को और उसे फुल पावर पे एक्टिवेट करती है। और वहीं दूसरी तरफ जो फायर फिनिक्स डाउन थी ये भी अपने फायर पावर को एक्टिवेट करती है। दोनों ही एक दूसरे पे टूट पड़ते हैं, लेकिन इसी दौरान हम यू हाउ को देखते हैं जो कि यहाँ से डॉज करते हुए आगे बढ़ रहा था। बेसिकली यहाँ पर बाकी के लोग यू हाउ के पीछे हाथ धो के पड़े हुए थे। यहाँ पे यू हाउ को जैसे ही वो सारे अटैक लगने वाले थे हम देखते हैं कि यू हाउ खुद की जगह को एक दूसरे सोल्जर से स्वैप कर लेता है, जिसके चलते सारे अटैक्स उस बंदे को लगते हैं और यू हाउ उस कमांडर के भी बहुत ज्यादा क्लोज पहुंच चुका था। अब यहाँ पे इस मौके का फायदा उठाकर वो इमीडिएटली अपनी डेस्टिनी आई की पावर का यूज करता है और जिसके चलते वो उस पर अटैक करता है। लेकिन ये जो कमांडर थी ये कम थोड़ी थी, ये भी पूरी तरीके से यहाँ पे एक्टिव थी और अगले ही पल उसके सामने एक पावरफुल शील्ड आकर उसके अटैक को ब्लॉक कर देता है। ये देखकर यू हाउ को भी उम्मीद नहीं थी, लेकिन तब तक यहाँ बाकी के सोल्जर्स वापस से आ जाते हैं। यहाँ पे हम देखते हैं कि ये जो सारे सोल्जर्स थे ये इस पे वापस से टूट पड़ते हैं, जिनके चलते यहाँ से उसे एस्केप करना पड़ता है और वो इन्हें दौड़ाते हुए काफी दूर ले जाता है और मन में कहता है कि वैसे देखा जाए तो यहाँ पे ये जो कमांडर है ये उससे टाइटल लेवल के डाउन जितनी स्ट्रॉन्ग तो नहीं, लेकिन हाँ इसके पास जो टूल्स है वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और इसी रीजन के चलते उसने मेरे लिए यहाँ पे जाल बिछाया। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि यू हाउ पे ये सोल्जर्स अटैक कर रहे थे तो यू हाउ भी उसी स्टार अनीस क्रास के पावर्स को एक्टिवेट करता है और अपने पैरों में उसकी पावर्स को गैदर करते हुए इतनी जोरदार किक मारता है कि बहुत से आइस क्रिस्टल यहाँ हवा में चारों डायरेक्शन में फैल जाते हैं। यहाँ पे ये अटैक इतना ज्यादा फास्ट और एक्सट्रीम लेवल पे था कि बहुत से सोल्जर्स को तो हिलने का मौका तक नहीं मिल पाता और ये जो आइस क्रिस्टल्स थे बहुत लार्ज स्केल पे था, ये यहाँ ऑन द स्पॉट इनकी जान ले लेता है। अब यहाँ पे माहौल बिगड़ते हुए वो जो फायर फिनिक्स डाउन थी उसे अब यहाँ अपने कमांडर की फिक्र हो रही थी, जिसके चलते वो अब उस डायरेक्शन में बढ़ने लगती है। लेकिन यहाँ पे आइस एम्प्रेस के होते हुए वो इतनी आसानी से कैसे जा सकती थी, वो तो यहाँ पर इसे एंटरटेन करने के लिए ही मौजूद थी। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि यू हाउ की वजह सबसे पहले इनके जो कमांडर है उन्हें हॉस्टेज बनाना होगा तो ही मैं यहाँ से सेफली एस्केप कर पाऊंगा, वरना इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है और इन्हें काबू करने का सिर्फ यही इकलौता रास्ता है। अब यहाँ पे इसका प्लान सेट हो चुका था, वो इमीडिएटली डेस्टिनी आई की पावर का यूज करते हुए सेकंड्स में वापस से उस कमांडर पे अटैक करता है, लेकिन इस बार भी वो अपने टूल्स का यूज करती है, जिसके चलते उसके आसपास एक ट्रांसपेरेंट बैरियर बन जाता है जो कि उसे एक खरोंच तक आने नहीं देता। यू हाउ वापस से शॉक्ड हो जाता है और मन में कहता है कि मुझे जल्दी कुछ करना होगा वरना इसके जो वेपन्स है ये मुझे कहीं का नहीं छोड़ेंगे। इसके साथ यू हाउ अपने गोल्डन क्लॉज से उस पे अटैक कर देता है। यहाँ पर वो उस बैरियर को तोड़ के उसे पकड़ना चाहता था, वहीं दूसरी तरफ जो फायर फिनिक्स डाउन थी जो कि आइस एम्प्रेस के साथ बिजी थी वो भी इसे देख लेती है और अब वो अपने कमांडर को बचाने के लिए दौड़ती है, लेकिन आइस एम्प्रेस उसे ऐसा करने नहीं देती। वहीं दूसरी तरफ यू हाउ के ये जो गोल्डन क्लॉ अटैक्स थे ये इतने ज्यादा टेरिफाइंग लेवल पर बढ़ जाते हैं कि एट द एंड वो उसके बैरियर को तोड़ देता है और सीधा उसके सामने जाकर उसे हवा में उठा लेता है और गर्दन से पकड़ते हुए कहता है कि लगता है कि अब तुम्हारा खेल खत्म होने वाला है। अभी यहाँ पे ये देखकर तो बाकी के सोल्जर्स की हिम्मत नहीं होती कुछ करने की। वहीं दूसरी तरफ जब यू हाउ अपनी ट्रू आइडेंटिटी को रिवील करता है तो यहाँ पे वो जो कमांडर थी वो ये देख के हैरान हो जाती है और जब वो कमांडर का चेहरा यू हाउ देखता है तो वो भी शॉक्ड हो जाता है। यहाँ पे इससे पहले कि वो कुछ कह पाता कि तभी यहाँ पर वो जो फायर फिनिक्स डाउन थी वो आ जाती है। अब आइस एम्प्रेस भी अपना काम निपटा के यहाँ से गायब हो जाती है। यहाँ पे हम यू हाउ को देखते हैं जिसके हाथ कांपने लगते हैं और वो जैसे ही इसे रिलीज करने वाला था तभी यहाँ पर वो उसे मना करती है और हल्की आवाज में कहती है कि बस जैसा मैं कर रही
रही हूँ वैसा करते जाओ, और वो उसे ऑर्डर देती है और कहती है कि मुझे हॉस्टेज बना लो और यहाँ से चुपचाप लेके निकल जाओ। यू हाउ उसकी बात मान जाता है और इमीडिएटली उससे अपने पास घसीटता है और उसकी नेक पे वो अपना नाइफ रखते हुए कहने लगता है कि अगर एक और कदम बढ़ाया तो मैं इसकी गर्दन उड़ा दूंगा। ये देखकर फायर फीनिक्स डायलू भी पैनिक करने लगती है और वो कहने लगती है कि देखो चाहे जो हो जाए हमारी कमांडर को कुछ नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि वो जो कमांडर थी वो यू हाउ को बताने लगती है कि ये जिसे तुम देख रहे हो ये एक लेवल 94 की बहुत ही पावरफुल डायलू है जिसका नाम लुआन फेंग है, और फिलहाल तुम अपनी करंट स्ट्रेंथ के साथ इसे मात नहीं दे सकते। अब यहाँ पे इसकी बातें सुनते साथ ही यू हाउ को याद आता है कि हाँ उसे बताया गया था कि ये कितनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, और फायर फीनिक्स डायलू यानी कि लुआन फेंग के बारे में ये पहले भी सुन चुका है। अब यू हाउ ये भी जानता है कि उनकी अभी की जो फायर फीनिक्स लीजन की जो मास्टर है उनसे पहले लुआन फेंग ये उनकी फायर फीनिक्स लीजन की मास्टर यही हुआ करती थी। फिलहाल यू हाउ के दिमाग में बहुत कुछ चल रहा था, पर अगले ही पल वो रियलिटी में वापस आते हुए कहने लगता है कि जल्द से जल्द अपने साथी से कहो कि पीछे हट जाए वरना मैं इसकी जान ले लूंगा। अब यहाँ पे ये सुनकर जो फायर फीनिक्स डायलू थी वो काफी ज्यादा पैनिक कर जाती है और कहती है कि देखो उसे कुछ मत करना, लेकिन यहाँ पे जो वो कमांडर थी वो यहाँ पे नाटक करने लगती है और कहती है कि आप प्लीज मेरी जान की फिक्र मत कीजिए, इसे जान से मार दो भले मेरी जान क्यों न चली जाए। लेकिन जो फायर फीनिक्स डायलू थी वो यहाँ पे कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहती थी। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि यू हाउ से कहने लगता है कि मुझसे नेगोशिएट करने की कोशिश मत करना, क्योंकि इस वक्त तुम ऐसी पोजीशन में नहीं हो। बेहतर यही होगा कि चुपचाप मुझे यहाँ से जाने दो अपने इस कमांडर के साथ, और जब मैं सेफ डिस्टेंस पे पहुंच जाऊंगा तब मैं इसे आजाद कर दूंगा। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि जो फायर फीनिक्स डायलू थी उसे काफी ज्यादा गुस्सा आता है, लेकिन उसे अपने गुस्से को पीना पड़ता है और उसे यू हाउ की शर्त माननी पड़ती है, और अब वो यू हाउ को यहाँ से सेफली जाने देती है और यू हाउ भी उस लड़की को लेकर यहाँ से काफी दूर निकल जाता है। लेकिन जब ये लोग ठीक ठाक दूरी पे पहुंच जाते हैं तो यू हाउ उस कमांडर को नीचे उतार देता है। अब यहाँ पे यू हाउ उस कमांडर को देखकर जैसे उससे दूर जाने की कोशिश करता है, और यहाँ पे वो कमांडर अपने मन में कहने लगती है कि फाइनली मैं तुमसे मिल ही पाई, मुझे लगा नहीं था कि मैं जिंदगी में तुमसे कभी दोबारा मिल पाऊंगी, मुझे लगा था कि मैंने तुम्हें हमेशा के लिए खो दिया है। कि तभी वो उससे कहती है काफी अरसे बाद तुमसे मिलना हो रहा है, तो बताओ आखिर तुम किस हाल में हो। यहाँ पे यू हाउ धीमी आवाज में कहता है कि हाल कुछ ठीक नहीं, बस इतना जान लो कि मैं बस जिंदा हूँ। अब यहाँ पे वो जो कमांडर थी वो अचानक से यू हाउ से माफी मांगती है और कहने लगती है कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं ऐसी कंडीशन में तुमसे मिलूंगी, लेकिन प्लीज मुझे गलत समझने की कोशिश मत करना, मैं यहाँ पे तुम्हें कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती, और ना ही मैं ये चाहती हूँ कि तुम मुझे रोको। मैं तुम्हें देखकर खुश हूँ लेकिन मैं अब वापस नहीं आ सकती। ये सुनकर यू हाउस की तरफ बढ़ता है और कहता है कि तुम आखिर ऐसा क्यों कर रही हो, मैं चाहूँ तो तुम्हें अभी के अभी यहाँ से निकाल सकता हूँ, तुम आगे बढ़कर जिंदगी की नई शुरुआत कर सकती हो, तो आखिर ये सब किस लिए। तुम एक समझदार इंसान हो, तुम जानती हो कि जंग से कभी भी किसी का फायदा नहीं हुआ है, इससे बस लोगों की जाने जाती है। अब यहाँ पे उसे काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो अपनी मुट्ठी को टाइट करते हुए कहने लगती है कि अच्छा तुम ये बात कह रहे हो, हाँ, जबकि तुमसे बेहतर शायद ही कोई मुझे समझ पाए, और मुझे समझाने से पहले एक बार जाके स्टारडो एम्पायर से सवाल करो कि आखिर उन लोगों ने मेरे फादर को क्यों मारा, मेरे घर को बर्बाद क्यों किया। नहीं है ना जवाब, लेकिन मेरे पास है। मैं अगर जिंदा हूँ तो बस बदला लेने के लिए जिंदा हूँ, और जो भी मेरी मदद करेगा वो मेरे लिए मेरा सब कुछ है, और जो भी मेरे खिलाफ जाएगा वो मेरा सबसे बड़ा दुश्मन है। मैंने ज़ीथियान रान से मदद मांगी और वो मेरी मदद कर रहा है, और मैं उनके जरिए से स्टारडो एम्पायर को क्रश करके रख दूंगी, और अगर तुम मेरे खिलाफ जाओगे तो तुम भी मेरे दुश्मन बन जाओगी। अगर तुम मुझे रोकना चाहते हो, वाकई में कुछ करना चाहते हो, तो तुम्हारे पास एक ही ऑप्शन है, और वो ये कि तुम मुझे आज यहाँ पे जान से मार दो, नहीं तो फ्यूचर में मैं सन एंड मून एम्पायर के साथ बाकी के जो 3 एम्पायर्स हैं उन्हें पूरी तरीके से निस्तनाबूद कर दूंगी, और यहाँ पे फिर एक ही रूलर बचेगा जो कि इस पूरे के पूरे डोलू कॉन्टिनेंट पे राज करेगा, और जिसके बाद यहाँ पे कभी भी कोई जंग नहीं होगी। उसकी ये बातें सुनकर यू हाउ अपने डैगर को बाहर निकालता है और कहता है कि वैसे तुमने एक बात सही कही, मुझे अगर तुम्हें रोकना है ना तो आज अभी के अभी तुम्हें खत्म करना होगा। अब यहाँ पे बहुत ही स्पीड के साथ यू हाउ उसके करीब जाता है और अपने इस छोटे से डैगर को बिल्कुल उसके नेक पे पॉइंट करता है और वहाँ पे रुक जाता है। कि तभी अगले ही पल वो कहती है कि अगर तुम मुझे मारना चाहते हो ना तो तुम्हारे हाथों से मुझे मेरी मौत भी कबूल है। ये कहते साथ ही वो आंखें बंद करती है, और यहाँ पे यू हाउ उसकी बातें सुनकर हैरान रह गया था, और फिर उसे मिस ज्यूजी के साथ बिताए गए सारे लम्हे याद आते हैं, जहाँ पे एक बार सन एंड मून एम्पायर के जो स्टूडेंट्स थे वो यू हाउ को बुली कर रहे थे, लेकिन तब मिस ज्यूजी ने उसका साथ दिया था, उसकी जान भी उसने बचाई थी। जब यू हाउ जियांग माउंटेन में गया था और सिल्वर मून वुल्फ किंग ने उस पर अटैक किया था, जिसके चलते ये काफी ज्यादा इंजर्ड हो गया था और ये मौत की कगार तक पहुंच चुका था, लेकिन तब मिस ज्यूजी ने उसकी जान बचाई थी। यू हाउ को उसका वो आखिरी लम्हा भी याद आता है जब वो जाते हुए उससे कह रही थी कि तुम एक बहुत ही अच्छे इंसान हो और आगे चलकर तुम एक बहुत ही ताकतवर वॉरियर बनोगे, बस मैं कभी भी तुमसे तुम्हारा दुश्मन बन के तुम्हें फेस नहीं करना चाहती। लेकिन जिसका उसे डर था आज वही हुआ। यहाँ पे ये सारे थॉट्स जब यू हाउ के मन में चलते हैं कि तभी अगले ही पल वो डैगर को निकालता और सीधा अपने सीने में उसे धसा देता है, और यहाँ खून के छींटे सीधा उसके फेस पे जा गिरते हैं, जिसे देखकर मिस ज्यूजी काफी ज्यादा
पैनिक कर जाती है। यू हाउ उसे बताने लगता है कि तुम्हें याद होगा कि तुमने एक बार उस माउंटेन पे मेरी जान बचाई थी, आज मैंने खुद को इंजर्ड कर लिया, जिसका मतलब ये है कि हम उसी सिचुएशन में पहुंच गए हैं, लेकिन इस बार मैं तुम्हें जाने दे रहा हूँ क्योंकि तुमने एक बार मेरी जान बचाई थी, तो हमारा हिसाब बराबर हुआ। और हाँ, अगर दोबारा हम कभी मैदान जंग में मिलते हैं ना, तो मैं सबसे पहले तुम्हारे सामने आऊंगा तुम्हें रोकने के लिए। आज से तुम मेरी दुश्मन और मैं तुम्हारा दुश्मन। ये कहते साथ ही यू हाउ जाने लगता है, लेकिन उसके वर्ड्स जो है किसी तेज धारदार छुरी की तरह मिस जूसी के दिल में चुभ रहे थे, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर पाती। उसकी आंखों में आंसू थे क्योंकि उसके दिल में यू हाउ के लिए फीलिंग्स थी। यू हाउ यहाँ से चला जाता है कि तभी वो अपने हाथ में एक सिरिंज को निकालती है, जो कि एक रिवाइवल सिरिंज जैसा लग रहा था, यानी कि उसके पास बैकअप प्लान था, लेकिन उसने उम्मीद नहीं किया था कि यू हाउ उसे ऐसे जाने देगा। अब यहाँ पर उसे खुद के लिए और ज्यादा बुरा लगता है कि तभी सीन शिफ्ट होता है और हम थोड़ी देर बाद यू हाउ को एक जगह पे देखते हैं जहाँ पे स्टार अनीस ग्रास यू हाउ के इस जख्म को भरने की कोशिश कर रहा था और ये ऑलमोस्ट कामयाब भी हो जाता है। एंड देन यू हाउ कहने लगता है कि अब मुझे जल्द से जल्द कुछ ऐसा करना होगा कि मैं सबसे पहले मिस जूसी को रोक पाऊं, और उसका टारगेट था 5 फीनिक्स लीजन का वो पहला ग्रुप। और तभी उसे ख्याल आता है कि इसी डायरेक्शन में यानी कि एक्सट्रीम नॉर्थ की तरफ क्वीन का घर भी मौजूद है, तो अब वो उसी डायरेक्शन में निकल जाता है क्योंकि उसे कुछ हेल्प भी चाहिए थी। अब यहाँ वो जाता है तो उसे एक्सट्रीम नॉर्थ के कुछ बहुत ही रेयर स्पीशीज भी दिखाई देते हैं, जिनमें कुछ बहुत बड़े बड़े आइस बियर्स होते हैं, क्रोकोडाइल्स भी होते हैं। और इन्हें देखते साथ ही यू हाउ को याद आता है कि जब वो आखिरी बार यहाँ पे आया था तो तब वो काफी ज्यादा वीक हुआ करता था। उसे टियानमिंग का जो कोकून था उसे एज अ कवर की तरह यूज करना पड़ा था, लेकिन आज देखो यू हाउ यहाँ पे इस टेम्परेचर में इजिली सर्वाइव कर पा रहा है। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि जैसे ही वो अपने डेस्टिनेशन के करीब पहुंचता है कि तभी स्नो क्वीन बाहर निकलती है और आते साथ ही वो यहाँ का नजारा देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाती है और कहती है कि इतने अरसे बाद मुझे यहाँ पे आकर बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि बाकी के लोग भी बाहर आ जाते हैं और उन्हें भी ये जगह काफी ज्यादा पसंद आती है। अब यहाँ पे आइस एम्ब्रेस यू हाउ को बताने लगती है कि स्नो क्वीन को यहाँ पे स्नो लेडी के नाम से भी जानते हैं क्योंकि ओरिजिनली वो यहाँ की जो प्योर एलिमेंट एनर्जी है उसी से मिलकर बनी हुई है, इसी वजह से उसे यहाँ एक्सट्रीम नॉर्थ की बेटी भी कहा जाता है। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि स्टार अनीस ग्रास भी इस माहौल में काफी अच्छे से ढल जाता है, उसे भी काफी मजा आता है। यहाँ पे स्नो क्वीन यहाँ की हवाओं से बातें करते हुए बहुत प्यारा सा डांस भी करती है, जिसे देखकर सभी लोग उसके लिए काफी ज्यादा खुश हो रहे थे। अब यहाँ पे ये सब कुछ चल ही रहा था कि तभी वहीं दूसरी तरफ हम यहाँ पे उसी सन एंड मून एम्पायर के बेस कैंप का सीन देखते हैं, जहाँ पर फायर फीनिक्स डालू जो थी वो यहाँ पे अपने कमांडर का यानी कि मिस जूसी का ही वेट कर रही थी, जो कि यहाँ पे आ जाती है। इसे देखते साथ ही जो फायर फीनिक्स डालू होती है वो उसके पास जाकर उससे सवाल करने लगती है, जिसमें वो बताती है कि मेरी फिक्र मत करो, मैं ठीक हूँ, लेकिन मुझे अभी जल्द से जल्द एक काम को अंजाम देना है। और वो कहती है कि जल्द से जल्द हमारे जितने भी जनरल्स हैं उन्हें अभी के भी मेरे सामने इकट्ठा करो, मुझे उन सभी से बात करनी है। अब यहाँ पे अगले ही पल सीन शिफ्ट होता है और हम सारे जनरल्स को मिस जूसी के सामने देखते हैं, जो कि यहाँ पर सभी को ऑर्डर देती है और कहती है कि आज से कोई भी रेस्ट नहीं करेगा, सभी लोग चौकन्ना रहेंगे और हमारे जितने भी सोल गाइडिंग सोल डिटेक्शन टूल्स हैं और जितने भी अदर टूल्स हैं उन्हें हाई अलर्ट पे फिक्स कर दो। अब यहाँ पे इसका जोश देखते साथ ही जो फायर फीनिक्स डाउलू है वो भी काफी ज्यादा जोश में आ जाती है और कहती है कि हाँ, काफी अरसा हो गया है, मैंने भी किसी भी जंग में हिस्सा नहीं लिया और मुझे इस पल का इंतजार है। अब यहाँ पे मिस जूसी अपने मन में कहती है कि यू हाउ, मैं अच्छे से जानती हूँ कि तुम दोबारा यहाँ पे दस्तक जरूर दोगे। वहीं दूसरी तरफ हम यू हाउ को देखते हैं, जहाँ पर अचानक से यहाँ पे एवलांच आ जाता है और जितने भी स्नो बीस्ट थे वो लोग सीधा इस कैसल की तरफ बढ़ रहे थे। ये देखकर यू हाउ अपने पावर से चेक करता है कि आखिर यहाँ पे चल क्या रहा है, और वो देख के हैरान था कि यहाँ पर एक बहुत बड़ा सा जो डीमन था, स्नो डीमन, वो तेजी से इन्हीं की तरफ बढ़ रहा है और जो कि 3 ग्रेट किंग्स में से एक है जो कि एक्सट्रीम नॉर्थ से बिलोंग करते हैं। लेकिन तभी उसकी नजर जाती है कि यहाँ पर दूसरा आइस बियर किंग भी आ चुका था और वो भी यहाँ पे दहाड़े मार रहा था, और यहाँ पर जितने भी बीस्ट थे बेसिकली वो यहाँ पर स्नो क्वीन के लिए आए हुए थे और वो यहाँ पे उसे फैक्ट पे करने के लिए आए थे। ये नजारा देखकर यू हाउ भी हैरान रह जाता है कि तभी टियानमिंग बताने लगता है कि इन्हें तुम कमजोर मत समझना, क्योंकि ये जो आइस बियर किंग है इसकी कल्टीवेशन ऑलरेडी 1 लाख साल पुराने वाले स्पिरिचुअल बीस्ट से भी ऊपर जा चुकी है। यहाँ पे हम देखते हैं कि सारे के सारे जो स्नो क्रिएचर्स थे, स्नो बीस्ट थे, ये सभी लोग इसके सामने झुक जाते हैं और इसे यहाँ पे वेलकम कर रहे थे कि तभी यहाँ पर जो स्नो क्वीन है वो उस आइस बियर किंग के पास जाकर कहने लगती है कि लिटिल व्हाइट, इतने दिनों बाद तुमसे मिलकर काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है, लेकिन तुम पहले से काफी ज्यादा मोटे हो चुके हो। अब यहाँ पे यू हाउ हैरान था कि आखिर ये लिटिल बोल किसे रही है कि तभी यहाँ पे टियानमिंग और बाकी सब उसे एक्सप्लेन करते हैं कि ये तब की बात है जब ये जो आइस बियर किंग जिसे तुम आज इतना बड़ा देख रहे हो, ये एक छोटा सा बच्चा था जिसे कि स्नो क्वीन ने बचपन से ही उसकी देखभाल की और वो हमेशा इसी के साथ रहा है। इसी वजह से वो आज भले इतना बड़ा हो गया हो, लेकिन वो आज भी स्नो क्वीन को अपनी माँ की नजर से ही देखता है। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि बाकी के जो 2 किंग होते हैं वो भी यहाँ पे स्नो क्वीन को रिस्पेक्ट दे रहे थे, जिन्हें देखकर वो उन दोनों से कहती है कि तुम दोनों से
भी काफी अरसे बाद मिलना हो रहा है। अब यहाँ पे सभी लोग जब उसे रिस्पेक्ट पे करते हैं तो यूहाओ ये देख कर कन्विंस हो जाता है कि वाकई में जो स्नो क्वीन है वही इस जगह की सबसे पावरफुल बीइंग है। अब यहाँ पे स्नो क्वीन सभी लोगों से कहने लगती है कि मैं यहाँ पर आप सभी से दो बहुत इंपॉर्टेंट बात कहना चाहती हूँ। इसी वजह से मैंने आप सभी को यहाँ पर इतनी जल्दी बुलाया है। पहला ये कि मैं बहुत ही जल्द सेक्लूशन में जा रही हूँ और मैं वापस आ भी पाऊंगी या नहीं मैं इस बात की गारंटी नहीं ले सकती। यहाँ पे बस ये सुनना ही था कि सभी लोगों के बीच में हंगामा सा मच जाता है। यहाँ पे सभी लोग दहाड़े मारने लगते हैं, लेकिन स्नो क्वीन यहाँ पे रुकती नहीं और वो कहती है कि इसी वजह से मैं जाने से पहले यहाँ पे मेरा सक्सेसर को चुनना चाहूंगी और मैं चाहती हूँ कि मेरे बाद आप सभी लोग उसके कमांड को फॉलो करो। यहाँ पर हम देखते हैं कि सभी लोग शोर मचा रहे होते हैं कि तभी यहाँ पे जो स्नो डीमन किंग सभी को दहाड़ मारते हुए शांत करा देता है, जैसे कि वो कह रहा हो कि चुप हो जाओ क्योंकि अभी इनकी बात खत्म नहीं हुई। यहाँ पे अगले ही पल जो स्नो क्वीन है वो बताने लगती है कि आज से मेरे बाद इस जगह को अगर कोई संभालेगा तो वो है स्नो डीमन किंग और वही इस लायक है। मेरे बाद जो यहाँ इस एक्सट्रीम नॉर्थ पे रूल करेगा वो और कोई नहीं बल्कि स्नो डीमन किंग होगा और मैं ये चाहती हूँ कि तुम लोग मेरे इस कमांड को फॉलो करो। यहाँ पे उसकी बात सुनकर सबसे ज्यादा शॉक स्नो डीमन किंग था। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि यहाँ पर अभी अभी क्या हुआ है कि तभी सभी लोगों में सन्नाटा छा जाता है और स्नो क्वीन कहने लगती है कि उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग मेरी बात समझ गए होंगे। जिस इज्जत आप लोग मुझे आज तक देते आए हो, मैं चाहती हूँ कि आज और अभी से आप लोग सेम रिस्पेक्ट उसे दो। वो जो भी कहे आप सभी को करना है, उसके हर एक कमांड को फॉलो करते हुए आप सभी को इसका साथ देते रहना है ताकि वो इस एक्सट्रीम नॉर्थ को एक और बेहतरीन जगह बना पाए। यहाँ पे हम देखते हैं कि सभी लोग साथ में हाउल करते हुए उसकी बात मान लेते हैं। वही दूसरी तरफ जो स्नो डीमन किंग है वो कहने लगता है कि पर आइस जेड एम्प्रेस का क्या, मुझे लगता है कि वो बेहतरीन चॉइस होगी। जिस पे वो बताती है कि नहीं, वो मेरे साथ ही सेकुलेशन में जाएगी, इसी वजह से वो यहाँ नहीं रुक सकती। और रही बात यहाँ की जिम्मेदारी है तो तुम घबराओ मत, मुझे तुम पर पूरा यकीन है। और हाँ, जो रूल्स मैंने यहाँ पे बनाए हैं कोई भी उन्हें चेंज नहीं करेगा। तुम्हें बस यहाँ पे सभी के साथ मिलकर सुकून के साथ रहना है और क्लैन को अच्छे से मैनेज करना है। किसी को भी मौका मत देना कि वो यहाँ पर हमारे बीच में फूट डाल सके और कोई हमारे क्लैन की तरफ आंख उठा के भी देखता है तो उसे छोड़ना मत। यहाँ पे उसकी बातें सुनकर जो आइस डीमन किंग है वो कहने लगता है कि ठीक है, मैं आपकी बात समझ गया। वहीं दूसरी तरफ वो बाकी लोगों से वो कहने लगती है कि चिंता मत करो, मैं बस यहाँ से जा रही हूँ लेकिन मैं इस एक्सट्रीम नॉर्थ रीजन को छोड़ नहीं रही हूँ, ना ही इसे भुला रही हूँ। अगर फ्यूचर में कभी भी हमारे इस एक्सट्रीम नॉर्थ पे कोई खतरा आएगा तो मैं वो पहली इंसान होंगी जो कि यहाँ पर आकर उसका सामना करेगी। और हाँ, याद रखना, चाहे जो हो जाए कोई भी मेरे रूल्स को नहीं तोड़ेगा और जो भी मेरे रूल्स को तोड़